जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पीएफआई, चाहे हम हिजाब विवाद की बात करें या जहांगीरपुरी की बात करें, पीएफआई का नाम बार बार सामने आ रहा है। नुपुर शर्मा के मामले में भी पीएफआई का नाम सामने आया और अभी बिहार से जो कुछ एक लोग पकड़े गए हैं उन सभी के पास से भी बार बार पीएफआई के नाम का जिक्र हो रहा है। अब ऐसे में पीएफआई का क्या था नुपुर शर्मा को लेकर प्लान, और पाकिस्तान से कैसा फतवा जारी हुआ था नुपुर शर्मा को लेकर के एक आदमी ने घुसपैठ की कोशिश कर ली, ये सभी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और किस तरीके से नुपुर शर्मा का पूरा एक प्लान किया गया था, उनकी रेकी करी गई थी, पता निकाला गया था, जो भी कुछ बातें अभी तक आई हैं इस मामले में, उन सभी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। भारत आकर नुपुर शर्मा की हत्या करने की साजिश रचने वाला पाकिस्तानी रिजवान अशरफ ने पूछताछ में बड़े खुलासे किए। घुसपैठी ने बताया कि नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद पाकिस्तान के मंडी बहारुद्दीन जिले में एक बड़ी पंचायत बुलाई गई थी, जहां मौलवियों की तकरीरों से प्रभावित होकर पाकिस्तानी युवक ने भारत में घुसपैठ कर नुपुर शर्मा की हत्या का प्लान बनाया था। संयुक्त जांच एजेंसियों की पूछताछ में सामने आया है कि पाक नागरिक रिजवान ने मंडी बदाउद्दीन जिले में कक्षा 8 तक की पढ़ाई मदरसे में करी है। अब वहां पर इलेक्ट्रीशियन का काम वो करता है और पिता खेती करते हैं। पाकिस्तानी रिजवान शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। इस घुसपैठिए को उर्दू, पंजाबी और हिंदी भाषा का ज्ञान है। यह हाफिज सईद के सामाजिक संगठन जमातुल दावा से भी जुड़ा रहा है। ये पहले लाहौर जाकर भारत आना चाहता था, मगर सख्ती के बाद इसने श्रीगंगानगर के रास्ते आना तय किया, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुस्तान के बॉर्डर तक बस आसानी से मिल जाती है और पाकिस्तान की तरफ कोई पेट्रोलिंग भी नहीं होती। पाकिस्तानी रिजवान की प्लानिंग सीधे श्रीगंगानगर से अजमेर दरगाह पर आने की थी और फिर वहां रहकर नुपुर शर्मा के दिल्ली के घर का पता लगाना था। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि यह भारत में किसी संपर्क में हो सकता है या फिर पाकिस्तान में किसी आतंकी संगठन के संपर्क में भी हो सकता है, जिसकी फिलहाल जांच जारी है। बता दें कि श्रीगंगानगर के एसपी आनंद शर्मा ने मंगलवार को बताया कि 16-17 जुलाई की रात को जिले के हिंदू मलकोट थाना क्षेत्र में पाकिस्तान से लगी सीमा पर एक युवक भारतीय सीमा में घुस आया था। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से घुसे इस युवक ने अपना नाम रिजवान अशरफ, जो कि 24 साल का है, बताया था। आरोपी के पास से 2 चाकू, एक बड़ा और एक छोटा, धार्मिक किताबें, कपड़े और खाने का सामान मिला। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उसे स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से उसे 8 दिनों की पुलिस रिमांड पर फिलहाल के लिए भेज दिया गया है। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में नुपुर शर्मा जैसा मामला, जो कि भारत का आंतरिक मामला है, उस मामले के ऊपर पंचायत बुलाई जा रही है और वहाँ पर उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि रिजवान जो था वो कुछ मौलवियों के बहकावे में आकर ये सब काम कर रहा था। बहकावा तो खैर गलत शब्द हो जाएगा, क्योंकि जब इंसान 24 साल का, उसके 3 बच्चे हों, तो वो किसी के बहकावे में इतनी आसानी से कैसे आ सकता है। वो तो एक प्योर मैच्योर बंदा है और सीधी सी बात है, उसने जो भी कुछ चीज़ करी है उसको पूरी तरीके से सोच समझ के ही किया है। हालांकि अब बात ही बाद में निकल कर सामने आ जाए कि भी मानसिक रूप से ऐसा है वैसा है, तो एक बात अलग होगी। वरना देखिए, जो भी कुछ चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं वो सीधे तौर पर अपनी बात बताने के लिए काफ़ी हैं। वहीं इस बार नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी राहत मिली है। 10 अगस्त तक मतलब उनकी गिरफ्तारी को टाल दिया गया है। और क्या कुछ हुआ है इस मामले में, ये भी ज़रा जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से पिछली बार कड़ी फटकार सुनकर गई बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा के लिए मंगलवार का दिन काफ़ी राहत लेकर आया था। पैगंबर विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली नुपुर शर्मा पर जजों ने जहां पिछली बार सख्त तेवर दिखाए थे, वहीं इस बार वही जज नरम दिखे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पादरीवाला की बेंच ने नुपुर के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में 10 अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला ने नुपुर शर्मा की याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान कही गई बातों का खुद ही जिक्र करते हुए कहा कि उसका संदेश सही नहीं गया। जजों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं चाहता था कि नुपुर राहत के लिए हर हर का रुख करे। दोनों जजों की बेंच ने उनकी याचिका पर केंद्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों को नोटिस जारी किया और सुनवाई की अगली तारीख 10 अगस्त तक उनसे जवाब मांगा है। बेंच ने वर्तमान प्राथमिकियों शिकायतों के साथ साथ भविष्य में दर्ज होने वाली सभी प्राथमिकियों में भी दंडात्मक कार्रवाई से 10 अगस्त तक उनको राहत दी। इससे पहले ये केस 26 मई को एक टीवी डिबेट शो के दौरान पैगंबर पर कथित विवादित टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। बेंच ने अपने 1 जुलाई के आदेश के बाद नुपुर शर्मा को कथित तौर पर जान से मारने की धमकियां मिलने का भी संज्ञान लिया। अदालत ने अपने 1 जुलाई के आदेश में नुपुर शर्मा के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने से इनकार कर दिया था और उनकी टिप्पणी को लेकर तीखी निंदा करी थी। बेंच ने कहा था कि नुपुर शर्मा ने अपनी बेलगाम जुबान से पूरे देश को आग में झोंक दिया है और देश में जो हो रहा है उसके लिए वे अकेली जिम्मेदार है। नुपुर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने दलील रखने के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 1 जुलाई के आदेश के बाद से नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और ये रिकॉर्ड में आया है कि पाकिस्तान से एक व्यक्ति ने उन पर हमला करने के लिए भारत की यात्रा करी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पटना में कुछ कथित चरमपंथियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका निशाना याचिकाकर्ता थी। बेंच ने सिंह से पूछा कि क्या ये घटनाएं जिनका वो जिक्र कर रहे हैं 1 जुलाई के आदेश के बाद हुई हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता ने इसका जवाब हाँ में दिया। नुपुर के वकील ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट चाहता था
कि शर्मा राहत के लिए अलग अलग अदालत में जाएं, लेकिन बढ़ती धमकियों के कारण उनके लिए अदालतों का दौरा करना मुश्किल हो चुका है। बेंच ने कहा कि हमें तथ्यों को सही करना चाहिए, शायद हम सही ढंग से नहीं बता पाए, लेकिन हम कभी नहीं चाहते थे कि आप राहत के लिए हर अदालत में जाएं। हम कभी नहीं चाहते थे कि आपको या आपके परिवार को किसी भी तरह से खतरे में डाला जाए। तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पर टेबल्स थोड़े से टर्न हो गए हैं, लेकिन साथ ही साथ पीएफआई और पाकिस्तान के में जो ये सब चीज़ें चल रही हैं नुपुर के खिलाफ, वो चीज़ें भी अब सामने आ गई हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।